नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नजीर साहब परिवार के साथ पहुंचे दरगाह, चढ़ाए फूल, मांगी दुआ। आनंद सागर एस्केप चैनल से छोड़े जा रहे पानी ने मचाई तबाही, खानपुरा के किसानों की फसलें हुई बर्बाद। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के सूने मकान में हुई चोरी, लाखों रुपए की नकदी व जेवरात लेकर चोर हुए फरार। उर्स में मुहर्रम के मद्देनजर दरगाह बाजार से हटाया गया अतिक्रमण, कठोर कार्यवाही के दिए गए निर्देश। नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा की पहल पर हुई सफाई, धोलाबाटा क्षेत्र की ली गई सुध। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, मखमली चादर और फूल पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। आपको बता दें, राज्यपाल की दरगाह पहुंचने पर रास्ते बंद कर दिए गए थे। वे बाद में बारिश के कारण उन्हें दरगाह
के अंजुमन ऑफिस में बिठाया गया। आना सागर एस्केप चैनल द्वारा छोड़े जा रहे पानी से खानपुरा के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोली ने किसानों की मांग पर मौका स्थिति का जायजा लिया। खानपुरा के किसानों ने बताया कि हर साल आना सागर एस्केप चैनल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से मांग की है कि जिला प्रशासन से मुआवजा दिलवाया जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए ताकि किसानों को होने वाली प्रतिवर्ष आर्थिक हानि से बचाया जा सके। दिनों से किसानों का मेरे पास वो संदेश आ रहा था कि हमारे के जो आना सागर का पानी खोल दिया उसकी वजह से हमारी पूरी फसल नष्ट होगी। एक बार मैडम आप आके देखो। तो मैंने आके खुद देखा मौके पे, तो इनकी इतनी हरी भरी फसल थी जो ये रोज़ के 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे बेचारे। इन्होंने सरकार से लोन भी ले रखा है, लेकिन इनको कहा कि हम केवल 2 इंच या 3 इंच पानी छोड़ेंगे, आपकी फसल में पानी नहीं आएगा, मोरी में पानी चला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आना सागर से 6 से 7 इंच पानी छोड़कर इनकी पूरी फसल को चौपट कर दिया। और मैं ये लोगों ने सबने, मैंने खुद ने मौके पे देखा और मौके पे देख के इनकी ये हालत हो रखी है गरीबों की। मतलब गरीब क्या करे। तो मैं सरकार से, प्रशासन से यही मांग करूंगी कि इनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो ये मोरी है जो पानी जाता है उसको 5 फीट की जगह 10 फीट की कर दे, जिससे कि वो पानी सीधा चला जाए और इनके खेतों को भी बचाया जा सकता और वो पानी भी चला जाएगा, आना सागर की भी हो जाएगी। और इनकी खुद की डिमांड है। और अभी मैंने खुद ने देखा जो आना सागर में जलकुंभी थी जो सरकार ने नगर निगम में 10 करोड़ रुपए खर्च करे उसके ऊपर, 6 से 10 करोड़ रुपए बता रहे हैं खुद नगर निगम वाले कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च करे। लेकिन वो आना सागर की जलकुंभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, इतनी जलकुंभी आ गई। इन बेचारे किसानों के कौन इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो सरकार और प्रशासन से मांग है कि वो जलकुंभी का भी निस्तारण करे और इनकी ये मोरी को चोरी करे। हाँ जी, हमारे क्या है कि ये कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने हमारे साथ धोखा कर दिया। मेरे पिताजी ने अनिता बघेल जी को 4 बार फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं नहीं खोलने दूंगी, 3 इंच से ज़्यादा नहीं खोलने दूंगी। और 3 इंच के चक्कर में बाद के अंदर इन्होंने 6-7 इंच खोल दिया और हमारी फसल बर्बाद हो गई। ये वापस खाली भी हो गई। तो ये हमारे नेताजी आए हैं तो हम इनको विश्वास करेंगे, क्योंकि वो जो मंत्री है ना सुरेश सिंह रावत, उसने और अनिता बल्ले ने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ, सब लोगों को बोला कि भाई नहीं। क्या मांग करिए आज अपने मैडम से? हम मैडम को यही कह रहे हैं, हमारा नुकसान कर दिया ये आना सागर का पानी इतना, मतलब वो है, वो जलकुंभी आ गई उधर खेतों के अंदर, जलकुंभी आ गई है और ये बहुत भारी नुकसान हो गया सभी किसानों का। आपका नाम बताओ। मेरा नाम विजय सिंह है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित सोने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां से सोने के जेवरात सहित 2.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चुराए गए पूरे सामान की कीमत 6 से 7 लाख रुपए की बताई जा रही है। पीड़ित मकान मालिक के भतीजे सुनील लालवानी ने जानकारी देकर बताया कि उनके चाचा की बाईपास सर्जरी के लिए दिल्ली गए थे। इस दौरान मकान को सूना पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पड़ोसियों की सूचना पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके मकान में चोरी की वारदात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मेरे ताऊजी का मकान है, छोटे वाले कोलाराम जी नाम है। वो स्वास्थ्य उनका खराब है, ऑपरेशन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। तो सुबह पड़ोसी का फोन आया कि आपके चाचा के घर चोरी हुई है। मैंने यहाँ आके हैंड टू हैंड थाने पे इत्तला दे दी। थाने वाले ने आके जो भी कार्रवाई है वो की है। 50 से एक्चुअल में एक्टिवेट बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी बाईपास सर्जरी है। बता रहे हैं गोल्ड गया है और तकरीबन 2 से 2.5 लाख कैश है। लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। ये लोग 2-3 दिन पहले गए। ये रात को ही चोरी? कल रात को ही है। हाँ, थाने में। कौन सा थाना है? कृष्णगंज थाना लगता है। आप क्या लगता है? मैं उनका भतीजा हूँ, सुनील लालवानी। आगामी उर्स में मोहर्रम के मद्देनजर नगर निगम दरगाह थाना व ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को देखते हुए आज दरगाह बाजार के सभी दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मौके से हटाया गया। नगर निगम द्वारा सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अपने दुकान के बाहर अतिक्रमण न करें, साथ ही अपना सामान अपने शटर के अंदर ही रखें। यदि फिर भी उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो सामान जब्त करके कानूनी कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही ये कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए, आज आगामी उर्स और मुहर्रम को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और थाना दरगाह के द्वारा और ट्रैफिक के द्वारा संयुक्त कार्रवाई हमने की है। इसमें दरगाह इलाके के अंदर जो भी अतिक्रमण है, दुकानदारों ने जिन्होंने 5-5, 10-10 फुट आगे अपने तरपाल लगा रखे हैं और सामान जो रोड पर रख रखा है, उन सब की हमने जब्ती की है, तरपालों को हटवाया है। और सभी जितने भी दुकानदार हैं उनको ये चेतावनी भी दी है कि आगामी उर्स और मुहर्रम को देखते हुए आप अपने सामानों को शटर के अंदर रखें। कोई भी यदि इसी तरीके का सामान बाहर रोड पर पाया गया
तो उसकी जब्ती की जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने बताया कि रोड के आगे जो 5 फुट का अतिक्रमण कर रखा है, 5-5, 7-7 फुट दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनको हमने इस बारे में समझाइश की है, चेतावनी दी है कि आप रोड के ऊपर सामान बिखेर के ना रखें। जहां आपकी शटर की सीमा है वहीं अंदर अपना सामान रखें। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार जारी रहती है, नगर निगम की कार्रवाई अन्य इलाकों में भी, शहर के में भी कार्रवाई लगातार जारी रहती है और यहाँ भी जारी रहेगी। आज मेयर ब्रजता हाड़ा द्वारा शहर के धौलाभाटा क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने जनता से अपने आसपास साफ सफाई रखने व गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने और प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने की अपील की। इस अभियान में उनके साथ नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली व स्थानीय पार्षद भी उपस्थित रहे। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो अभी शुरू होने वाला है, तो उसके तहत हम सभी शहरवासियों को समझा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें और जो घर के बाहर आपके जो कचरा ऑटो टिपर आता है उसमें ही कचरा डालें, गीला अलग डालें, सूखा अलग डालें। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपने जो घर में सब्जियां, उसके छिलके, फलों के छिलके, ये और जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं उन सबको जो आप ना एक उसमें मटके में या किसी बाल्टी में डालकर उसको कंपोस्ट बनाएं, बाहर ना फेंकें। और ये कंपोस्ट आपके घर में ही पेड़ पौधे उगाते हैं उनमें काम आएगी। और जो कहना चाहिए सूखा कचरा है वो अलग रखें और जो बाहर आप कचरा ना फेंकें, ये भी अपील कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आती है आप अपने पास डस्टबिन रखें, उसमें डालें, जैसी गाड़ी आती है उसमें डाल देवें। और साथ ही साथ ये भी अपील की है आज मैंने कि प्लास्टिक मुक्त शहर रखने के लिए सभी से अपील की है कि आप घर से जो है कपड़े का थैला लेकर निकलें और उसी में ही सामान लाएँ। तो आप अगर शहरवासी पहल करेंगे इस चीज़ की तो प्लास्टिक जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी। आप थैले लेके चलेंगे तो प्लास्टिक वो उसमें देंगे ही नहीं सामान। तो यही अपील की है मैंने कि आप घर से कपड़े का थैला लेकर निकलें ताकि जो है प्लास्टिक मुक्त हमारा अजमेर हो सके और सफाई में जो अभी रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा उनकी रैंकिंग बढ़ सके हमारे अजमेर की। यही अपील की है अजमेर की जनता से। धन्यवाद। स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम चालू किया गया है, महापौर जी हमारे साथ हैं। महापौर जी ने सभी लोगों को समझाया और इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई गीला सूखा कचरा अलग रखें और हमारे नगर निगम के द्वारा जो टेम्पो लगे हुए हैं उसी में कचरा डालें, इधर उधर ना डालें, नालों में कचरा ना डालें, जिससे कि जाम लग जाता है, गंदगी हो जाती है। और स्वच्छ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बीमारियां भी ना फैलेगी। और प्लास्टिक अभियान को भी दूर करने के लिए खुद से ही पहल करनी पड़ेगी। घर से एक थैला लेके चलना पड़ेगा और उस थैले में ही सामान लाएं। जब वो खुद किसी प्लास्टिक की थैली में नहीं लेंगे सामान तो थैलियाँ अपने आप बंद हो जाएगी। तो यही अभियान के द्वारा यही समझाया जा रहा है, जिससे अजमेर एक धार्मिक नगरी है और हमारे अजमेर की रैंकिंग अच्छी आए और फर्स्ट रैंक में आए और जिससे अजमेर स्वस्थ कहलाए। हमने अभियान आज से शुरू किया। महापौर महोदय जी के नेतृत्व में समस्त पार्षद महोदय जी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन्होंने भी बोला है कि ठीक है, ये आपकी पहल सही है, ताकि जनता को हम समझा सकें कि भाई जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये स्वच्छ मिशन चलाया है तो हम भी इसके अंदर सहयोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग प्रशासन और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करो, मानो कि आप कचरा इधर उधर ना डालें, कचरा गाड़ी के अंदर डालो, कंपोस्ट घर में बनाओ। कैसे बनाते हैं हम बताएंगे आपको, मटके में किस तरीके से कचरे को डस्ट किया जाता है, कि खाद कैसे बनाई जाती है। इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम कॉलोनी में जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे। हम रोज़ 1 घंटा प्रयास करेंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर की घूघरा घाटी स्थित घाटी वाले बालाजी एवं शिव शक्ति चामुंडा मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर यहां से दान पात्र की नकदी सहित कीमती सामान चुरा कर ले गए। सुबह ताले टूटे देखे तो ज्ञात हुआ कि चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय लक्ष्मी वैष्णव ने जानकारी देकर बताया कि बालाजी मंदिर के दान पात्र से नकदी, स्पीकर, झालर, 2 घंटियां, शिवजी के मंदिर से तांबे का सांप, 2 लोटे तांबे के व दान पात्र से नकदी सहित अन्य सामान चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने पीड़ित पुजारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ मैं घूघरा घाटी डेयरी के सामने बालाजी के मंदिर और शिव जी के मंदिर में रहती हूँ। यहाँ से कल परसों रात को चोरी हो गई थी और चोरी के अंदर है जो शिव जी के 2 घड़े ले गए तांबे के और 2 लोटे ले गए, दान पात्र ले गए, नाग देवता ले गए। बालाजी के मंदिर से 2 घंटियाँ ले गए, झालर ले गए और घंटी ले गए और दान पात्र ले गए, 1 स्पीकर लेके चले गए। और ऐसे मंदिरों के अंदर भी चोरी हो जाए तो कैसे काम चलेगा। मंदिर है घूघरा घाटी डेयरी के सामने, तो दफा दान पात्र उठाया था। क्या किसी में कोई शक वगैरह है? शक तो किसी पे नहीं है और माता जी की घंटी ले गए एकदम। अच्छा। हाँ, जयपुर रोड घूघरा घाटी पे मंदिर है शिव जी का। यहाँ से 2 लोटे ले गए तांबे के और 2 घड़े ले गए तांबे के और वो नाग देवता भी उठा के ले गए और दान पात्र भी ले गए। और वहीं जस्ट में बालाजी का मंदिर है, उसमें से घंटियाँ ले गए और दान पात्र खाली कर गए। और थोड़े 1 महीने 1.5 महीने पहले माता जी की भी ले गए और बालाजी के मंदिर में तो 1 महीने पहले भी। अच्छा। वहाँ से दान पात्र ले गए, फिर बच्चे ने जमीन में गाड़ के लोहे से वेल्डिंग करा तो उसको भी। क्या किसी को शिकायत वगैरह दी इस बारे में अपने पुलिस को? हाँ, पुलिस आ गई थी? आ गए। पुलिस आ गई ना, अपना वीडियो बना के लेके गई। अच्छा। क्या कोई कैमरा में लगा हुआ है? किसी पे शक बुनियाद आपको? अपने यहाँ तो कैमरा नहीं। कोई शक किसी पे शक है? कैमरे में आई थी ना। किसी पे शक वगैरह है क्या आप लोगों को? नहीं, शक तो किस पे करा सर, यहाँ तो आम आदमी आता ही रहता है, किस पे करेंगे, पूजा करने भी आते हैं। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लापरवाही से खंभों से झूलती तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। निकटवर्ती ग्राम चीता का बाड़िया में घरों से लगकर निकल रहे विद्युत लाइन के झूलते तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। जानकारी देते हुए रमजान चीता ने बताया कि उनके घर के पास में बिजली के तार बहुत नीचे लटक रहे हैं, जिसकी सूचना कई बार विद्युत विभाग में एवं लाइनमैन को दी गई है, लेकिन स्थानीय निगम कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद 181 पर भी शिकायत की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात का मौसम है और बिजली के तार जमीन से कुछ ही दूरी पर लटक रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पालरा स्थित एयरटेल के टावर से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के सुपरवाइजर प्रेम सिंह द्वारा इसकी सूचना आदर्श नगर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5/7/24 को परिवादी श्री हरमीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह एयरटेल टेलीकॉम कंपनी में सुपरवाइजर है, इसने एक रिपोर्ट दी कि हमारा एक टावर लगा हुआ है आदर्श नगर क्षेत्र पालरा में, जिसमें से बैटरी चोरी हो गई। ये घटना 29/6/24 की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच श्री एसआई साहब भूरी सिंह जी द्वारा की जा रही है और जांच जारी है। टीपीएडीएल अजमेर प्रबंधन ने अजमेर शहर में विद्युतीय सेवाएं प्रदान करने के 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। 7 साल के अजमेर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के संबंध में सुझाव पत्रकारों से लिए गए। पत्रकार वार्ता में टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा एवं टीपीएडीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा विगत 7 वर्षों की विद्युतीय सेवाओं का अनुभव, उपलब्धियां और आने वाले समय में विद्युतीय व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने की कार्य योजना एवं तैयारियों की जानकारी पत्रकार वार्ता में साझा की गई। साथ ही अजमेर शहर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित, गुणवत्ता युक्त, नैतिकता के सभी मानदंडों की पालना के साथ विद्युत आपूर्ति सेवाओं को निर्बाध और सतत रूप से सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। इस अवसर पर टाटा पावर अजमेर प्रबंधन ने अजमेर शहर वासियों को 24/7 सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध और तत्पर रहने का वादा किया है। ये बिजली ट्रिप पूरे शहर की बिजली बंद हो जाती है आधे से ज़्यादा क्षेत्रों की, आखिर वजह क्या? ये प्रश्न अच्छा है, बिकॉज 2
टाइम पे पीक आता है। जो बिजली की डिमांड है उसके जो कर्व बनता है, अगर आप उसका कर्व बनाएंगे तो 2 पीक आते हैं दिन में 24 घंटे में। एक पीक जो आता है वो आता है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में दिन में, और दूसरा जो नाइट पीक है वो रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आता है। तो जैसे ही लोग सोने जाते हैं तो सभी अपना एसी ऑन करके और सोने जाएंगे, जाहिर सी बात है कंफर्ट के लिए, और उस समय एकदम से स्पाइक आता है पावर, और वो जो स्पाइक है उसकी वजह से ट्रिपिंग्स होती हैं। और वही एक वजह है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम आप बता रहे हैं उस समय अलग अलग एरिया में अलग अलग दिनों में इस तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं। तो जर्नी सबसे बड़ी बात ट्रिपिंग हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। इस बार गर्मी ज़्यादा थी, लोड ज़्यादा हुआ, कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। इस ट्रिपिंग को रोकने के लिए कोई ठोस क्या कोई नवाचार या कुछ करने जा रहे हैं कि ट्रिपिंग बिल्कुल ना के बराबर उसको बिल्कुल 0 पे लिया जाए या 1% लिया जाए? राइट, मैं वही बता रहा था क्योंकि जो कल हम लोगों ने अपना एक्शन प्लान शेयर किया है AVVNL के साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें इसका कारण समझना होगा। करीब 37% एक तो बिजली की डिमांड इंक्रीज कर गई है। अगर हम जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है या हमारे देश के किसी भी स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन है, वो लोग सेल ऑफ पावर को एक अनकंट्रोलेबल पैरामीटर मानते हैं। यानी कि कौन कंज्यूमर कितनी बिजली की खपत करेगा ये हमें कभी पता नहीं चल सकता है। कोई कंज्यूमर एक एसी लगा रहा है अपने घर में, कोई किसी ने 4 लगाए हैं, वो हमसे पूछ के नहीं लगाते हैं, और वो स्वतंत्र भी हैं लगाने के लिए, लेकिन उससे सिस्टम पे डिमांड क्रिएट होती है जिसके लिए प्लान कर पाना हमारे लिए संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें पहले से सूचना नहीं है। डिमांड जब बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई डिमांड के अगेंस्ट ही हम लोग प्लान कर सकते हैं, और इसी वजह से हमने अभी पाया कि करीब 37% ये जो डिमांड बढ़ गई है तो ये बढ़ी कहाँ है। तो वो जब हमने देखा तो मुख्यतः हमारे 6 ऐसे PTR कहते हैं हम लोग, जैसे एक DTR होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों के आसपास आपको लगे हुए दिखते हैं, और PTR होते हैं पावर ट्रांसफार्मर जो हमारे सब स्टेशंस में लगे हुए होते हैं, जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर। 6 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको कि ऑगमेंट करने की, यानी कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, और 2 नए ट्रांसफार्मर PTR हमें लगाने पड़ेंगे इस बड़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए, और 4 ट्रांसफार्मर्स हम स्वैप करेंगे, यानी कि जहां पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी जगह हम 8 MVA का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और जहां पर 8 MVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया वहां पर हम 12 MVA का ट्रांसफार्मर लगा करके इस बिजली की आपूर्ति करेंगे। एक तो ये था। दूसरा, हमारे कुछ फीडर्स हैं 33 kV के और 11 kV के जो ओवरलोडेड हैं, उन फीडर्स को भी हम फर्दर स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। कुछ एडिशनल फीडर्स ले करेंगे। हमने कल AVVNL के MD साहब और चीफ इंजीनियर साहब के माध्यम से ये भी उनसे निवेदन किया कि RVVNL को बोल करके हमें एक आध जगह पर एक्स्ट्रा बे चाहिए होगी ताकि हम एडिशनल फीडर्स RVVNL के ग्रिड से निकाल करके और अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने प्रयास से हमारी पूरी मदद करेंगे, और ये अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में ये व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज के तत्वावधान में 7 जुलाई से 16 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत रथ यात्रा निकालने सहित कई धार्मिक आयोजन होंगे। इन धार्मिक आयोजन में अग्रवाल समाज सहित शहरवासी धार्मिक लाभ उठाएंगे। साथ ही भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गंज स्थित जनकपुरी में आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर आज गंज जनकपुरी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के मेला संयोजक संजय कंदोई व राकेश जीडवानिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का महोत्सव कई धार्मिक आयोजन के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव के दौरान आमजन सभी कार्यक्रम में सपरिवार अपने इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव 7 जुलाई से 16 जुलाई तक जनकपुरी गंज में मनाया जाएगा। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा 5:30 बजे से प्रारंभ होगी एवं श्री जगन्नाथ भगवान महाआरती नया बाजार चौपड़ पर 7:15 बजे होगी। यह रथ यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर ऋषि घाटी से प्रारंभ होकर गंज, आगरा गेट, नया बाजार, गोलप्याऊ, चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट से होते हुए वापस श्री जनकपुरी गंज पहुंचेगी। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज के तत्वावधान में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 7 जुलाई से 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा। कल शाम 5:30 बजे भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ मंदिर ऋषि घाटी से रवाना होगी। वहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए आगरा गेट, नया बाजार, चौपड़, गोलप्याऊ, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट होते हुए अपनी जनकपुरी 8 दिन के लिए विश्राम के लिए 8 दिन जनकपुरी रहेगी। 8 दिन जनकपुरी में रोज़ नृत्य भगवान श्री के नए नए श्रृंगार होंगे। भगवान श्री के भजन की प्रस्तुति देने के लिए बाहर से आए कलाकार रोज़ नए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 8 तारीख को भगवान जगन्नाथ के इस कार्यक्रम पर आगाज हो जाएगा। 8 तारीख को भगवान श्री का 7:15 बजे भव्य आरती होगी। उसके बाद में भजन संध्या शुरू होगी और एक अटका प्रसादी जो कि भगवान जगन्नाथ के ही बनती है, जो कि चावल केवल दूध में ही पकाए जाते हैं। इसमें दूध, केसर, घी, पंचमेवा के अलावा कुछ नहीं डलता है और ये प्रसाद पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये अटका प्रसादी 8 तारीख से शुरू होगी। 14 तारीख को अन्नकूट प्रसादी है, जो कि भगवान के लगभग 2000 किलो सब्जियाँ और करीबन 300 से 400 किलो चावल से बनेगी। 8 तारीख को दही प्रसादी का भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भगवान को दही के प्रसाद और मीठे चावल ये दोनों का भोग लगेगा। 9 तारीख 10 तारीख ये नियमित नए नए कलाकार जो कि यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। 14 तारीख को अपने निकुंज कामरा दिल्ली से बता देंगे। 13 तारीख जो है वृंदावन से
बता रहे हैं। और 15 तारीख को फाग उत्सव जो स्वरूपीय लगता है यहाँ का, वो 15 तारीख को रंगीला फाग उत्सव मनाया जाएगा, जो विमल गर्ग और उनकी सहयोगी पार्टी और दिल्ली से आए बंटी एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे। और 16 तारीख को भव्य यात्रा वापस जनकपुरी से मुख्य मार्ग से होती हुई जगदीशपुरी जगन्नाथ मंदिर विराजित होगी। ये उत्सव जो है राजस्थान में उदयपुर के बाद अजमेर का बहुत बड़ा उत्सव है। इस पूरे संभाग में अजमेर का ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे बड़ा काम है। इसलिए इस यात्रा में सभी भक्त अपने आप में गौरवान्वित होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हुए, रथ इतने लोग खींचते हैं, झाड़ू भगवान में रास्ते मार्ग पे झाड़ू लगाना, पानी का छिड़काव देना, भक्तों का बहुत आस्था है। पूरी के तर्ज पर उसी रूप में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और दूज आषाढ़ सुदी दूज और 10वें को ये समापन होता है। इस मेले में अधिक से अधिक भक्त भाग लें और मेरा ये निवेदन है कि आप ये चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक भक्त लोग यहाँ पधारें और इस धर्म लाभ लें और इस आनंद उठाएं। इस आयोजन की कई विशेषताएं। रथ यात्रा में जगन्नाथ रथ महोत्सव जो हमारा है 10 दिवसीय आयोजन है। पहले दिन हमारे यहाँ 7 तारीख को एक विशाल रथ यात्रा भगवान जगदीश के मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्ग होती हुई और जनकपुरी ठाकुर जी दूज को अपने मौसी के यहाँ पर जाते हैं और 10वीं को वापस निजाम पधारते हैं। हमारे रथ यात्रा के अंदर इस बार हमने जो विशेष हमारी जो पालकी है ठाकुर जी की, वो लोग बाग उठाते हैं। इस बार हम लोगों ने रथ लिया है और वो पालकी ठाकुर जी रथ में विराजमान होंगे और नया बाजार चौपड़ पर करीब 7:15 बजे एक महाआरती का दृश्य, अलौकिक दृश्य है, वो वहाँ देखने को मिलेगा। हमारे जो पुजारी जी हैं 4 भुजानाथ मंदिर के, वो आरती करते हैं और सामने जगन्नाथ भगवान और ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। हमारी यात्रा का जो मार्ग है वह भगवान जगदीश जी से प्रारंभ होकर आगरा के नया बाजार चौपड़, वहाँ से चूड़ी बाजार, मदार गेट, लला बाजार होते हुए धान मंडी और धान मंडी से जनकपुरी हम लोग पहुँचेंगे। 8 तारीख को प्रतिदिन 8 से 15 तक प्रतिदिन 6:30 से 7 बजे तक पंडित हरिशंकर जी व्यास द्वारा जगन्नाथ जी की कथा का यहाँ वाचन होगा। इसके पश्चात 7:15 बजे हम लोग हमारे जो भी अटका प्रसाद वितरण वाले हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अतिथि हैं, वो सब जो भी आएंगे उनके कर्तव्यों द्वारा हम लोग यहाँ पर एक विशाल आरती करेंगे। और उसके पश्चात हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम है वह यहाँ पर प्रतिदिन होगा। 8 तारीख को विशाल संध्या का हमने आयोजन रखा गया है। 9 तारीख को एक यहाँ संगीत में भजन सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हम लोगों ने रखा। 10 तारीख को एक शाम 4 बजे के नाम यहाँ पर भजन संध्या होगी। 11 तारीख को एक शाम भजन रस के नाम, 12 तारीख को एक शाम खाटू के नाम, 13 तारीख को एक शाम राजा रानी के नाम, 14 तारीख को एक शाम बांके बिहारी के नाम और 15 तारीख को हम लोग के यहाँ पर एक रंगीला फाग उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। जो हमारे देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अजमेर के तो हमारे भाई विमल जी हैं ही है, इसके साथ साथ में निकुंज कामरा है, हेमलता जी है और ओम जी है। कई जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं हमारे भजनों की यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। 15 तारीख को हमारा जो फाग महोत्सव रहेगा उसमें हमारे दिल्ली के कलाकार और वृंदावन के कलाकार बंटी एंड जो पार्टी है वह अपने यहाँ पर प्रस्तुति लाइव जाके यहाँ प्रदर्शित करेंगे। 16 तारीख को 10वीं को ठाकुर जी वापस अपने निजाम पधारेंगे। इसी मार्ग से यात्रा से होते हुए निजाम पधारेंगे। हमने इस बार विशेष जो हमारा भगवान का श्रृंगार होता है, प्रतिदिन जो फूलों का श्रृंगार होता है वो श्रृंगार तो होगा, इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ करीबन एक 600 से 700 स्क्वायर फुट की विशाल मैपिंग LED जो बैक साइड में दी है, उस LED के अंदर हम लोग यहाँ लाइव का प्रोग्राम भी दिखाएंगे। इसमें हम लोग एक दिन पहले का आयोजन है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उस LED में हम लोग बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश भगवान, सांवरिया सेठ, जगन्नाथपुरी, बाबा श्याम विलास जी, वो प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पर उसमें लाइव देखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम विशाल रूप ले चुका है। और इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि अजमेर ही नहीं वरन किशनगढ़, ब्यावर, सिराबाग, मेड़ता, नागौर, कुचामन, यहाँ तक कि भक्त लोग केवल मात्र रथ को हाथ लगाने के लिए, रथ को खींचने के लिए यहाँ से आते हैं। और इस आयोजन की बड़ी विशेषता है कि अटका प्रसाद होता है, जो प्रतिदिन यहाँ वितरण होगा। अटका प्रसाद कभी खिचड़ी बनेगी अटका प्रसाद के साथ में, कभी कटन भोग बनेगा, प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद का वितरण होगा। हमारा प्रतिदिन का जो प्रोग्राम होगा 6 से 7 बजे को हम कथा करेंगे।
उसके बाद में 7:15 बजे महाआरती होगी। उसके पश्चात हमारी जो भजन संध्या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हम लोग करेंगे। और रात्रि 11 बजे पश्चात 11 बजे बाद में हम लोग यहाँ शयन आरती होती है, हमारी सामूहिक आरती, वो आरती करके प्रसाद का वितरण करते हैं। ज्योतिबा फूल एकता माल्यान समिति द्वारा कल गढ़वाल पैलेस में युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें अभी तक 500 से ज्यादा युवक युवतियों के परिचय के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। साथ ही इसमें भारत के कोने कोने से माली सैनी समाज के युवक युवतियां हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत युवतियों के उत्साह वर्धन के लिए माली सैनी समाज द्वारा युवतियों को गिफ्ट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम में सभी माली सैनी समाज के कार्यकर्ता, अधिकारी व पदाधिकारी योगदान दे रहे हैं। विवाह के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, एक ही जगह सारा व्यवस्था मतलब विवाह के लिए रिश्ते तैयार हो जाते हैं। और इसमें एक कार्यक्रम में हमारी विशेषता ये है कि हम जो लड़कियां स्टेज पे आ रही है ना, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उनको विशेष उपहार दे रहे हैं, ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे आए और ये अपना मतलब परिचय देवे, क्योंकि लड़कियां ने झिझक के बारे स्टेज पे आ नहीं पाती है। और इसके अंदर वो गिफ्ट है, गिफ्ट आइटम है लड़कियों को ताकि वो प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों को। ये अब तक कौन सा परिचय सम्मेलन हो चुका आपका? ये पहला परिचय है, लेकिन इससे पहले भी संस्थाओं ने परिचय कराए, लेकिन वो लोकल स्तर पे कराए। ये पूरे भारतवर्ष के लेवल पे हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल आपके साथ? हमारे अजमेर की सारी संस्थाएं सहयोग कर रही है। सब अध्यक्षों को निमंत्रण दिया है और वो आएंगे। और हम बाहर से भी हमारे कई पदाधिकारी आ रहे हैं, जिनके हमने ठहरने की व्यवस्था करी है और खाने की व्यवस्था कर रही है। परिचय आपका? मैं प्रदीप कचावा, मीडिया प्रभारी। अजमेर माली समाज की संस्था ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति के तत्वाधान में अजमेर में समग्र माली सैनी समाज की ओर से हमने एक युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन कल 7 तारीख रविवार गढ़वाल पैलेस अजमेर में रखा गया है, जिसके अंदर हमारे अजमेर के सभी माली समाज की सभी संस्थाएं और सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अंदर हमने आज तक 500 से ज़्यादा युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है और भी आने की हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। जबकि हमारे पास पहले 1 तारीख हमने लास्ट से रखी थी, लेकिन समाज के और लोगों की वजह से उन्होंने कहा हमारा भी रजिस्ट्रेशन कराओ, तो हमने इसकी तारीख 5 तारीख बढ़ाई। उसके बाद भी हमारे पास आज 6 तारीख होगी, अभी तक भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और हमने इस वजह से कल तक भी हम रजिस्ट्रेशन लेने को तैयार हैं। तो जो भी अजमेर के अंदर, राजस्थान या कहीं से भी पूरे समाज के कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उनका स्वागत है और हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस व्यवस्था में हमारी ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति के सभी कार्यकर्ता अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी आज हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और कल हमारे इस सम्मेलन में हमने आने वाले व्यक्तियों के लिए चाय और पानी वगैरह खाने की व्यवस्था रखी है। और जो भी युवक युवतियों ने या पुनर्विवाह योग्य व्यक्तियों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया, उसके अंदर हमने उनको एक रजिस्ट्रेशन पे 2 व्यक्तियों को कूपन दे रहे हैं खाने का। बाकी लोगों के लिए एक समाज के लिए हमने उस एक व्यवस्था रखी है। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके पास? अभी तक हमारे पास 500 से ज़्यादा आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये सारे लोग हमारे राजस्थान के सभी ज़िलों से आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गुजरात, कई मतलब जगह से हमारे पास समाज में लोग आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लोग आए, इनका इस आयोजन का लाभ लें, जिससे कि समाज में बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको देखते हुए हम लोगों ने इस आयोजन को रखा है कि एक ही जगह एक प्लेटफार्म पे अधिक संख्या में युवक युवतियाँ उनको मिले और उनका इस आयोजन में उनको लाभ मिले। कब तक चलेगा ये कल सवेरे हमने सुबह 10 बजे से इस प्रोग्राम का आयोजन रखा है और 10 बजे बाद से जब तक युवक युवतियाँ आती रहेगी हम उनका सम्मेलन परिचय कराते रहेंगे। और जब भी चलेगा 3, 4, 5 जैसे भी होगा हम लोग उसके लिए उनका स्वागत करेंगे। परिचय मेरा हेमेंद्र कुमार सिंगोदिया, ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।